हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज है और मैं लेके आया हूँ जीके के गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है, आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक भारत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए। आप अपना जीके टेस्ट भी कर सकते हो, जैसे आप जीके पढ़ रहे हो तो आपको कितना आता है। मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। इसमें 4 ऑप्शन मैंने लिए हैं, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, मोहम्मद एलियन, सुरजीत भल्ला और अरविंद साइनी। ठीक है ना। तो इसमें जो राइट आंसर है वो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी है। ठीक है ना। और कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि क्या है। ये आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। ठीक है ना। और अब इनको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। इनका जो कार्यकाल है वो नवंबर 2022 से लेके अगले 3 साल तक रहेगा। और जो करंट में अभी जो इसके कार्यकारी निदेशक हैं वो सुरजीत एस भल्ला है, जिनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 2022 को ख़त्म होगा। और भल्ला जी को 2019 में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, लिया हुआ है मैंने इसमें कि न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किस नेता की पुण्यतिथि पर किया गया था। इसमें मैंने 4 ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, मनोहर पर्रिकर, राजीव गांधी, अरुण जेटली, अटल बिहारी वाजपेयी। तो आप चेक करते जाइए और जिसको भी लगता है कि उसने राइट आंसर दिया है, ठीक है ना, तो वो कमेंट करके मेरे को बता सकता है। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो अरुण जेटली जी हैं। अरुण जेटली जी का डेथ हो गई है, अब निधन हो गया है उनका। ये बीजेपी के नेता थे। और अभी जो उपराष्ट्रपति, जो पूर्व उपराष्ट्रपति नायडू हैं, तो उन्होंने अरुण जेटली जी की लिखी हुई एक बुक थी, न्यू इंडिया सेलेक्ट राइटिंग फ्रॉम 2014 टू 2019 का, इसका डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर है नई दिल्ली में, उसमें इसका विमोचन किया हुआ है। और अरुण जेटली की जो 3री पुण्यतिथि पर इसको आयोजन किया गया है। और इसका जो किताब को जो पब्लिश किया हुआ है वो जगरनॉट पब्लिशिंग हाउस है, उसने इसको किया हुआ है। ठीक है ना। अरुण जेटली जी, इसके बारे में कई क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है कि बुक का नाम दे दिया, अरुण जेटली जी का नाम दे दिया, आपसे पब्लिशिंग हाउस का नाम पूछ ले। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया वो किस जगह पे किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। तो ये चीज़ें पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है ना। अरुण जेटली जी का के बारे में पूछ सकता है क्योंकि ये काफ़ी हाईलाइट नेता थे। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 28 दिसंबर को 1952 में हुआ था। और जो इनका निधन हुआ है वो 24 अगस्त 2019 को हुआ है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट नोट डाउन करने वाले हैं, क्योंकि एग्जामिनर के मूड का कुछ पता नहीं होता, वो किस चीज़ को किस तरह से पूछ ले। तो एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारे क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू बन सकते हैं, तो मैंने वो सारे पॉइंट सेलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मैंने जो लिया हुआ है, महिला समानता दिवस हर साल कब मनाया जाता है। ठीक है ना। आप देखिए इसमें 4 ऑप्शन मैंने लिए हुए, आप चेक कीजिए, अगर आपको आता है तो कमेंट कीजिएगा। इसमें जो पहला ऑप्शन लिया है मैंने 23 अगस्त लिया है। सेकंड ऑप्शन 2 अगस्त है। थर्ड 26 अगस्त। फोर्थ 15 अगस्त, जो कि स्वतंत्रता दिवस है अपना। ठीक है ना। तो ये 26 अगस्त इसका राइट आंसर है। ठीक है। इसके बारे में एक स्टोरी भी है, कुछ चीज़ें मैंने नोट डाउन की हैं कि 26 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है। तो इसमें क्या हुआ था कि अमेरिका, जैसा कि आप सबको पता है कि आज की डेट में अमेरिका वर्ल्ड सबसे अच्छी इकोनॉमी, मतलब सबसे ग्रेट इकोनॉमी अमेरिका की है। ठीक है। वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, अमेरिका हो गया, अमेरिका होना चाहिए था, सॉरी उसके लिए। तो ये इसमें 26 अगस्त 1920 को इन्होंने अपना जो संविधान था उसमें संशोधन किया था 19 में। तो उसमें इन्होंने महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया था। पहले वहाँ वोटिंग का अधिकार नहीं था वहाँ पे।
वहाँ पे महिलाओं को दूसरे नंबर का माना जाता था। तो वहाँ पे एक वकील थी बेल्ला अब्जुक, तो उन्होंने इसके लिए काफ़ी लंबे टाइम तक संघर्ष किया था, काफ़ी फाइट किए थे। फाइट मतलब डंडे से नहीं, मतलब फाइट संवैधानिक रूप से उन्होंने अपनी की थी। तब उसके बाद 1971 में जाके ये 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में वहाँ पे लागू हुआ। तब से ऑल वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें वैलिड हुई। क्योंकि आपको ये एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि ऑल वर्ल्ड में जो भी सारी चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वहाँ अमेरिका, न्यूजीलैंड और फ्रांस, जो भी बड़े बड़े कंट्री हैं जिनका वर्ल्ड वॉर के बाद जो विनर रहे थे, तो उनका ही प्रभुत्व है हर जगह पे। तो जो वो लोग जिस चीज़ को वैलिड कर देते हैं उसी चीज़ को मान्यता मिलती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है वो लिया हुआ है मैंने, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो इसमें मैंने 4 ऑप्शन लिए हुए, चंडीगढ़, नई दिल्ली, मुंबई और 1 मिनट, और एक मैंने इंदौर करके सिटी ली हुई है, सिटी ली हुई है इस क्वेश्चन में। तो भारत के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता के अरिंदम बागची के मुताबिक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा। अभी थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से वीडियो होल्ड हो गई थी। तो इसमें 4 ऑप्शन है, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, मुंबई और इंदौर, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शन में आप चेक कीजिए आपको कौन सा आंसर करेक्ट लग रहा है। आपने जीके पढ़ रहे हो जैसे आप, तो इसमें फिर मुझे बताइए, मैं 2-4 सेकंड का आपका वेट करता हूँ। क्योंकि आपको एक चीज़ पता होगी, जो भी मेरे दोस्त गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या काफ़ी लोग गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दे भी चुके होंगे, तो उनको पता होगा कि एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 30 to 40 सेकंड मिलती है। तो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही हमारा आंसर हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि एक्चुअली में क्या आंसर है उसका। क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप जितनी बार क्वेश्चन को पढ़ोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इसको बार बार रिवाइज करोगे तब जाके आपको ये माइंड में सेट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप वहाँ देखोगे तो आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन या 3 घंटे में ये 140 या 130 150 क्वेश्चन मिलते हैं। तो अगर उस हिसाब से आप देखोगे तो एक क्वेश्चन के 30 to 40 सेकंड मिलते हैं, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो इंदौर है, जहाँ पे अटल बिहारी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने 8 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में एक विज्ञान भवन में एक सार्वजनिक समारोह किया था और इसमें एक रिपोर्ट प्राप्त की थी, ठीक है ना। तो ये 2-3 पॉइंट इसमें ये याद करने, अटल बिहारी वाजपेयी ने 8 जनवरी 2022 की जो अपना भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है उसके बारे में, कि ये कब स्टार्ट हुआ था या किस डेट को हुआ था या किसने स्टार्टिंग की थी इंडिया में। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो स्वर्गवासी हो चुके हैं। तो उन्होंने 8 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में एक सार्वजनिक समारोह में इसका एक रिपोर्ट प्रस्तावित की थी, वहाँ से इसको स्टार्ट किया था। और इसके लिए उन्होंने फिर इसको 9 जनवरी 2002 को प्रवासी भारतीय दिवस में मनाने की घोषणा की थी। इसके बारे में एक पॉइंट और बोला जाता है कि 9 जनवरी 1915 को हमारे जो महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से उनकी वापसी हुई थी, उस पॉइंट को भी यहाँ पे याद किया जाता है, ठीक है ना, कि इसी दिन उनका हुआ था। तो ये उस पॉइंट से भी रिलेटेड है। तो आपसे क्वेश्चन को वो घुमा के पूछ सकता है कि इसमें क्वेश्चन भी बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी का कब हुई थी, इस बारे में भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको ये 9 जनवरी 1915 अफ्रीका से महात्मा गांधी या किस कंट्री से वापस आए थे, ये पॉइंट भी बन सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, एक पॉइंट और बनता है, जब ये जो समिति बनी थी, जो रिपोर्ट वगैरह प्रस्ताव हुए थे, तो इसमें जो LM सिंघवी थे, जो भारत अखबार के उस समय के थे, तो वो उस समय अध्यक्ष थे इसके द्वारा, ठीक है ना। तो उनकी एक जो समिति थी उसके द्वारा इसको सजेस्ट किया गया था और उनकी सिफारिशों के अनुसार ही इसको फाइनलाइज किया गया था, ठीक है ना। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट बनते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन जो मैंने लिखा है उसी तरह से आप
से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वो क्वेश्चन आपको दूसरे टाइप से पूछ सकता है। उसके एक क्वेश्चन के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो सारे मैंने इसमें लिए हुए हैं, ठीक है ना। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो सेलेक्ट किया हुआ है वो क्या हुआ है, मैंने भारत के किस राज्य के मिथिला मखाना जो फॉक्स नट का कहा जाता है उसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है ना। इसमें मैंने 4 ऑप्शन लिए हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, बिहार। तो इसमें आप देखिए, अगर आपको राइट आंसर आता है तो आप कमेंट में मेरे को कीजिएगा, क्योंकि आप जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे उसके बाद उसका आंसर आपको अगर तुरंत क्लिक होता है माइंड में, तो इससे आपका एक मोटिवेशन, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो उस टाइम पे ये बहुत बेनिफिट होगा। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की वीडियो के लिए, अगर आप चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे मेरी जो वीडियो आए वो आपको तुरंत मिल सके, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं मैंने, उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, बिहार। तो इसका जो राइट आंसर है वो बिहार है। बिहार अभी काफ़ी हाईलाइटेड है, अगर आपने न्यूज अपडेट किया होगा कि अभी बीजेपी और जो नीतीश जी हैं इन दोनों का जो गठबंधन था वो ब्रेक हो गया है, अब उनका लालू यादव के साथ हो गया है, तो काफ़ी हाईलाइटेड है, ठीक है ना। तो जो बिहार है, बिहार का जो मिथिला मखाना है उसको केंद्र सरकार के द्वारा भौगोलिक संकेत एक टैग से सम्मानित किया गया है। ये पहला उत्पाद नहीं है, वहाँ का पहला प्रोडक्ट नहीं है, इससे पहले भी 4 प्रोडक्ट वहाँ से बिहार के ही अपने को जीआई टैग से सम्मानित किए जा चुके हैं। इसमें जो पहला है भागलपुर के जर्दालू गांव, सेकंड है कतरनी धान, नवादा के मगही पान, और मुजफ्फरनगर की शाही लीची। ये 4 प्रोडक्ट जो हैं वो बिहार के पहले ऑलरेडी इसमें टैग जीआई टैग में हो चुके हैं। तो अपने को क्वेश्चन को ये ध्यान रखना है कि वो उसमें घुमा के पूछ सकता है। इसमें 4 वो भागलपुर के जर्दालू आम के बारे में पूछ ले, या कतरनी धान चावल के बारे में पूछ ले, या नवादा के मगे, वो कुछ भी क्वेश्चन में से पूछ सकता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने नोट डाउन किए, आप अपने नोट्स बनाते जा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके लिए जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है वो मैंने लिया है, जैसे आजकल आप न्यूज़ पढ़ रहे होगे तो आप सुन रहे होगे कि मंकी पॉक्स बहुत चल रहा है वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है ना। ये एक बहुत खतरनाक वायरस है, ठीक है। तो उसके लिए अभी इंडिया की एक स्वदेशी रूप से जो RT-PCR किट है, तो वो किस कंपनी ने विकसित की है, इसका क्वेश्चन ये बनेगा। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी ने विकसित की है, ठीक है। इसमें मैंने 4 ऑप्शन लिए हुए हैं, ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स, साइनोकेम फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड, या इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ट्रांस एशिया बायोमेडिकल है, ठीक है। ये कंपनी है, तो इसने अभी ये RT-PCR किट बनाई है, और ये स्वदेशी, सबसे इसका मेन पॉइंट है स्वदेशी, ठीक है ना। क्योंकि आप पहले ज़्यादा न्यूज़ सुनते होगे या जो भी अपडेट आ रहा है उसमें यही रहता था कि उस कंट्री ने किया, उस कंट्री ने किया, इंडिया सिर्फ निर्यात करता था, ठीक है। तो अभी क्या है कि इंडिया जो अपना प्रोडक्शन हब बढ़ा जा रहा है, वो वर्ल्ड लेवल पे अपनी जो उसकी पॉलिसी हैं या जो भी उसकी स्कीम्स हैं वो कंपनी को, तो वो अपना कहते हैं लोकल टू वोकल, जो ही मोदी जी ने बीच में बोला था कि हमको प्रोडक्ट जो बनाना है लोकल टू वोकल, मतलब आपका लोकल लेवल से लेके उसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी डिमांड रहे, उसकी क्वालिटी इस तरह से रहे। तो ये जो ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स है, इसने आंध्र प्रदेश के मेडटेक जोन में अभी ये कल ये शुक्रवार को ही इसको पेश किया गया है, ठीक है ना। तो शुक्रवार को ही उसने अपनी ये जो किट है उसके बारे में घोषणा की है, प्रस्ताव मतलब जो फाइनल किया हुआ है, ठीक है। आजा इस का जो अब जैसे कोई कंपनी होती है तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ऑथोराइजेशन लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक जो अजय कुमार सूद जी हैं, तो उन्होंने इस चीज़ का मतलब अनावरण किया हुआ है, ठीक है ना। और जो ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स कंपनी है इसके जो अध्यक्ष हैं वो सुरेश बजीरानी जी हैं। तो इसमें क्वेश्चन काफ़ी मूव कर सकता है, पूछ सकता है कि अभी जो ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स कंपनी का नाम दे सकता है, या वो सिर्फ यही पूछ ले कि मंकी बॉक्स की जो किट बनाई हुई है मंकी बॉक्स की, वो स्वदेशी निर्मित है, तो उसकी जो कंपनी के मालिक हैं वो कौन है। तो उस केस में जो आपका आंसर रहेगा वो अध्यक्ष रहेंगे, वो रहेंगे सुरेश बजीरानी जी, ठीक है, संस्थापक अध्यक्ष जो भी रहेंगे इसके, ठीक है। यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि जो जिन्होंने इसका अनावरण किया है वो कौन है, ठीक है। तो अजय कुमार सूद जी ने किया हुआ है इसका, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं अपने। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है
वो लिया हुआ है मैंने, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन लिए हुए हैं। तो इसमें देखिए, आपको आंसर पता हो तो कमेंट में मेरे को बताइएगा, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशनल मिलेगा कि हाँ आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन लिए, एमा मैक्रो, वोलोडिमिर जेलेंस्की, जोe बाइडेन, एंजेला मर्केल। ठीक है ना, तो इसमें 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो राइट आंसर है इसका जो वो है एंजेला मर्केल। ठीक है, ये जो एंजेला मर्केल जी हैं ये जर्मनी की हैं। ठीक है, वहाँ के ये पूर्व चांसलर रह चुकी हैं, और इन्होंने जो इनको जो पुरस्कार मिला हुआ है वो इसलिए मिला है क्योंकि मतलब अलग कंट्री में डिफरेंट मतलब घटनाएं होती रहती हैं, उनकी वजह से वहाँ के जो लोग होते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मजबूरी में उन्हें मूव करना पड़ता है, तो वहाँ शरण लेनी पड़ती है। तो उन शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए उन्होंने इनको यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जर्मन की पूर्व चांसलर भी हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है कि भाई इनका जो क्वेश्चन रहेगा कि इनको सम्मान क्यों दिया गया है। तो यहाँ पे ये इनका जो आंसर रहेगा वो शरणार्थियों का स्वागत के लिए, स्वागत का प्रयास करने के लिए, इसमें ऑप्शन दे सकता है। ठीक है ना, हो सकता है कि आपसे मुझे इसमें 3-4 ऑप्शन दे दे कि नहीं कि साइंस के फील्ड में इनका योगदान के लिए या किसी अदर के लिए, और साथ में दे दिया शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए। तो इसमें राइट आंसर शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए रहेगा। ठीक है, अब इस जो ये पुरस्कार जो बनाया गया है यूनेस्को शांति पुरस्कार, इसका जो नाम रखा है वो वहाँ के पूर्व आइवरी कोस्ट के जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनके नाम पर रखा गया है, और इसका जो एक्चुअल में पहले जो पूरा नाम था वो उसको फेलिक्स होपेट बोगेन यूनेस्को शांति पुरस्कार कहा जाता था। ठीक है ना, ये इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये सॉरी ये। ठीक है, तो इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो अभी यूनेस्को शांति पुरस्कार है उसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, क्वेश्चन को मूव करके किसी भी तरह से एग्जामिनर पूछता है, अगर आपको एग्जाम में अपना अच्छा स्कोर करना है तो आपको पॉइंट थोड़े ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है ना, ये छोटी छोटी पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। कभी ऐसा होता नहीं सर मैंने तो तैयारी की थी लेकिन मेरे को सब कुछ आता था और क्वेश्चन उसमें आया ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन सेम होता है, उसके रिगार्डिंग जो पॉइंट होते हैं वो भी आपको रिमेंबर याद रखने पड़ते हैं कि एक्चुअली में वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन को किसी भी तरह के, तो अपने को जो एक क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकता है उसके रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो भी अपने को ध्यान रखनी है। अब ये जो ये पुरस्कार है वो दिया किन किन लोगों को दिया जाता है, तो ये 1989 से हर वर्ष मतलब एवरी ईयर मतलब उन व्यक्तियों को दिया जाता है या संगठनों को, जैसे एनजीओ वगैरह संस्थान वगैरह जो भी हैं जो शांति को बढ़ावा दे रहे हैं या शोध कर रहे हैं या सुरक्षित करने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये एंजेला मर्केल जी हैं, तो इनका ये राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अब जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है वो लिया है, किस कंपनी ने एक केंद्रीय योजना के तहत असम, मणिपुर और त्रिपुरा सरकारों के साथ पाम तेल की खेती के विकास और प्रचार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हाँ देखो, आपने ये पाम तेल का जैसे इसमें आया है, अभी आपने बीच में सुना होगा कि इंडिया ने जो तुर्की से जो पाम ऑयल लेता था उस पर रोक लगा दी थी, है ना। तो ये इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन काफ़ी हाईलाइट रहा था, न्यूज़ में भी काफ़ी हाईलाइट रहा था, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये कंपनी, इसमें 4 ऑप्शन मैंने लिए, 4 कंपनियाँ मैंने सेलेक्ट की हैं, तो इसमें आपको राइट आंसर चेक करना है कि कौन सा है। तो पहला है बिनतोल ऑयल कंपनी, रिलायंस रिफाइनरी, गोदरेज एग्रोवेट, और लास्ट टाइम मैंने पतंजलि अपने बाबा जी की, योगी बाबा, ये रामदेव बाबा जी की है, सॉरी। तो रामदेव बाबा जी ज़्यादातर आयुर्वेद का ही सारा कुछ कर रहे हैं, और इन्होंने आजकल अपना और अदर फील्ड में भी इन्होंने अपना पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया है। अभी बीच में इन्होंने अभी अगर आपको एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ कि अभी ये सोयाबीन रिफाइनरी की कुछ ऐसा था इनका कुछ, तो उन्होंने एक कंपनी अभी हायर की थी, उसका एग्जैक्ट मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा क्या था, सॉरी उसके लिए। तो उस समय इन्होंने किया था, तो ऑयल, तो उसके बाद वो कंपनी काफ़ी घाटे में थी और इन्होंने उस चीज़ का मैनेजमेंट कराया अपनी टीम के साथ, और वो कंपनी आज काफ़ी प्रॉफिट में चल रही है। तो इसमें 4 ऑप्शन में जो राइट आंसर है वो मैं बता देता हूँ, वो है ये गोदरेज, एक मिनट, वो है ये गोदरेज एग्रोवेट, इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, इसके बारे में कुछ पॉइंट बता देता हूँ कि गोदरेज एग्रोवेट क्या है, किस तरह से है। ठीक है, ये गोदरेज एग्रोवेट ये एक एग्री बिजनेस कंपनी है। ठीक है,
इसने पाम तेल की खेती को बढ़ावा देने के लिए जो अपनी इंडिया की 3 स्टेट हैं, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, इनके साथ एक समझौता, एक मतलब डील फाइनल की हुई है, ठीक है ना। और इन तीनों के जो डील हुई है उसका जो नाम लिया गया ऑयल पॉम मिशन के तहत किया गया, एक MOU पर साइन किए हुए, ठीक है ना। और इसको जैसे कि अपने इंडिया में जो इंडिया अभी दूसरे कंट्री से अपना पाम तेल ले रहा है, क्योंकि हम दूसरे कंट्रीज़ पे ज़्यादा निर्भर रहेंगे तो उससे हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हमको उनको पेमेंट भी डॉलर में करना पड़ता है, डॉलर ज़्यादा देना पड़ेगा, तो उससे हमारी इकोनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो और आपको ये पता, भारत जो है वो पाम तेल का सबसे बड़ा आयातक देश है, काफ़ी मतलब लेता है पाम तेल को अदर अदर कंट्री के साथ, ठीक है ना। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू की है। तो इसमें मैंने 4 ऑप्शन लिए हुए हैं, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और केरल। तो ये योजना जो स्टार्ट की हुई है मध्य प्रदेश में की हुई है, वहाँ के जो शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने स्टार्ट की हुई है, ठीक है ना। तो इस योजना के बारे में आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ एक्चुअल में ये योजना क्या है और किस तरह से। तो ये वहाँ के अनाथ बच्चों के लिए बनाई गई है जो अनाथालय में रहते हैं। तो वहाँ 18 साल के उम्र के बच्चे जो अनाथालय छोड़ देते हैं तो उसके बाद उनकी आर्थिक सहायता उनको देने के लिए योजना बनाई गई है। जैसे मान लो कि कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ टेक्निकल करना चाहते हैं या इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं, मेडिकल साइंस में जाना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पे वो किस तरह की सुविधाएं देंगे, तो इसके बारे में ये योजना है। तो RTI, क्लैट, JEE, नीट या कुछ भी अदर एजुकेशन के रिगार्डिंग वो कर रहे हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट उनका सपोर्ट करेगी। यहाँ पे 5,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी उनको, और ये उनको 24 साल की एज तक दी जाएगी, ठीक है ना। अब इसी के साथ कहना है कि मतलब इसमें कुछ चीज़ें और ऐड की हुई हैं कि 18 साल से तक, जो 18 साल तक उनको 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता एक अलग दी जाएगी। उसके साथ ही उनको मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह के लिए उनको दिया जाएगा। ये वहाँ के मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं उनकी अध्यक्षता में ये एक मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पे ये पॉइंट उठाया गया था और ये उनको सुविधाएं दी गई थी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, वहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि अभी ये कौन सी योजना बनी थी मध्य प्रदेश में और उसमें अनाथ बच्चों को या कैसे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्च किस देश ने किया हुआ है। तो भारत, जर्मनी, अमेरिका, चीन, ठीक है ना। तो इसमें आप राइट आंसर देख सकते हैं, अगर आपको पता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको पता होगा, आप जैसे अपडेट रहे होंगे कि दुनिया में जो गल्फ़ कंट्री हैं या अमेरिका, रशिया, कुछ कंट्री हैं जिनके पास ऑयल के भंडार हैं, बाकी सारी जो भी कंट्री है वो उनसे ऑयल लेती हैं। तो जो ऑयल का रिप्लेसमेंट करने के लिए बहुत सारी कंट्री अपने अपने कंट्री में अपने अपने यहाँ पे रिसर्च कर रही हैं कि वो रिप्लेस कैसे कर सकें। तो इसके लिए जो रिसर्च, तो अभी जो जर्मनी है, जर्मनी ने अभी अपने यहाँ रिसर्च किया था और वहाँ पे उन्होंने एक इसको लॉन्च किया हुआ है जो पेट्रोल डीजल के रिप्लेसमेंट जो ले सकता है इनका, ठीक है ना। तो अगर आपको राइट आंसर पता था तो आप जर्मनी मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है ना। तो यह जर्मनी के बारे में मैं बता दूं, आपने हिटलर के बारे में वहाँ पे सुना होगा कि हिटलर काफ़ी बड़ा तानाशाह रहा था World War I और सेकंड के टाइम पर। इसने काफ़ी उत्पाद मचाया था, दुनिया में हाहाकार कर दिया था, ठीक है ना। और वहाँ के जो जर्मनी में इसको जो किया गया है, जो ये सुविधा, ये जो रिसर्च किया गया है वो एक हरित क्रांति के मतलब उपलक्ष्य, एक हरित क्रांति मतलब एक आपका पेट्रोल डीजल की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको रिप्लेसमेंट कैसे किया जाए, तो उस पर्पज़ से इस चीज़ को उन्होंने बढ़ावा दिया। और वहाँ रिसर्च करने के बाद ये सुविधाएं वहाँ पे स्टार्ट की है। वहाँ हाइड्रोजन से अब ट्रेन चलेगी
और इसको जर्मनी पर्यावरण संरक्षण वाली रेप सेवाएं शुरू करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया। ठीक है, जर्मनी, ये आपको काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पहला कंट्री कौन है जिसने हाइड्रोजन से अपने यहाँ ट्रेन चलाई है। ठीक है ना, और ये जो रहा था वो 4 साल पहले रहा था। ठीक है, 4 साल पहले परीक्षण स्टार्ट किया था, और उसके बाद ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है ना, अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।